सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास के अंतर्गत 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं इस साल। इसके अलावा इसमें देखिए, आपको पता ही है कि ये पेपर कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है और 2 घंटे का समय होता है। 2 घंटे में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। तो चलिए सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, अ, उ, ई या फिर इया। तो इया क्या है? व्यंजन में आता है, बाकी क्या है? सब स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, छ वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर के बना हुआ है? तो छ आपको पता है क और श से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर ये पीछे वाला हलंत आप इसको हटा दीजिए, तो ये क और श, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में अयोगवाह है। अयोगवाह अंग और अह को कहते हैं। ये बात आप सभी लोगों को पता है। अंग अह क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाक्य के गुण होते हैं। वाक्यों में क्या वाक्य के गुण क्या होते हैं? वाक्य सार्थक होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। जैसे राम स्कूल जाता है, राम जाता है स्कूल, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा योग्य होना चाहिए। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुझसे चला नहीं जाता। मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इनमें होता है, इस तरीके के सेंटेंस अगर कहीं भी दिखें तो इनमें होता है भाववाच्य। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्क्षिप्त वर्ण है। उत्क्षिप्त वर्ण या इन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं या द्विगुण वर्ण भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त वर्ण जो होते हैं ये होते हैं ड और ढ। तो ऑप्शन ब जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। श्वास के आधार पर सघोष एवं अघोष, अनुस्वार एवं अनुनासिक, स्पर्श एवं ऊष्म या अल्प प्राण एवं महाप्राण। दोस्तों, श्वास के आधार पर जो व्यंजन होते हैं इनका वर्गीकरण होता है अल्प प्राण और महाप्राण में। तो ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा का भेद है। लिखित, मौखिक, अ, व, ब दोनों या इनमें से कोई। तो कोई भी भाषा होती है उसको हम लिखते भी हैं, बोलते भी हैं मुख से। तो ऑप्शन सा जो है अ, व, ब दोनों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है। अल्प विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या लाघव चिन्ह। जब कोई वाक्य पूर्ण होता है तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द। जो बिना सोचे समझे खर्च करता है उसको क्या कहते हैं? कृपण को तो कंजूस कहते हैं। कंजूस यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और मितव्ययी तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। बिना सोचे समझे खर्च करने वाले को हम कहेंगे अपव्ययी, यानी कि आवश्यकता से अधिक खर्च करने वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या हो जाएगी। जैसे कि 2 है, 2 के आगे अगर हमने 0 बना दिया तो ये क्या हो गई? 10 गुनी ज्यादा हो गई अपनी। आप देखिए 2 दहाई 20। तो इस तरीके से 2 दहाई में 20। तो यहाँ पर आप देखिए हमने बस क्या किया, 2 के आगे 0 बनाया। तो ये क्या हो गया? 2 दहाई में 2 गुणे 10, यानी कि 2 का 10 गुना 20 हो गया। तो अगर किसी भी संख्या में हम क्या कर रहे हैं, एक शून्य बना रहे हैं, 4 का हमने 4 के आगे शून्य बनाया, तो ये क्या हो गया? 4 गुणे 10 यानी कि 40। तो 4 का 10 गुना हो गया। तो यहाँ पर कितने संख्या कितनी बढ़ जाएगी? 10 गुना बढ़ जाएगी अगर हमने एक शून्य लगा दिया उसके आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, 3478 में सैकड़े वाली संख्या है। तो 8 इकाई, 7 दहाई, 4 सैकड़ा और 3000। तो 4 सैकड़े की जगह पर है, तो ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है। 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है? दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं बताया है कि हम संख्या को 1 से गिन रहे हैं। अगर हम 1 से 10 तक में बात करेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 होगी। अगर हम 0 को भी काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया कि 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो अगर 1 से 10 तक हम लेंगे तो 1 सही हो जाएगा। अगर हम 0 को भी शामिल करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन को हम सही कहेंगे, किसी को भी गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि 10 तक के अंकों में अगर हम जैसे छोटे बच्चों की बात करें, क्योंकि छोटे बच्चों की ही बात यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चों को ही पढ़ाना हम सीख रहे हैं। छोटे बच्चों को हम गिनती 1 से ही सिखाएंगे, उनको 0 से नहीं, पहले 1 से सिखाएंगे। तो जब 1 से सिखाएंगे तो 10 तक की संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 ही तो होगी। तो ये ऑप्शन आ जो है ये प्रबल तरीके से इसको सही मान सकते हैं। और अगर 0 भी हम शामिल कर रहे हैं तो 0 से 10 तक में 0 तो सबसे छोटी होगी ही, लेकिन सबसे छोटा अंक यहाँ पर पूछा है तो हम 1 को ही प्रायोरिटी देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है अंताक्षरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शुद्ध शब्द अंत्याक्षरी कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन ब में। अ, फिर आधा ना, फिर आधा ता, फिर या, फिर छ, और इसके अलावा एक शब्द मैंने और आप लोगों को बताया है उज्ज्वल। दोनों में आधा जा रहेगा, दोनों जा आधा रहेगा। ये 2 शब्द आप बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन सब 1-1 नंबर के हो गए। अब अतिलघुती क्वेश्चन भी 1-1 नंबर के हैं, उनको भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, लेखन किसे कहते हैं? जब हम अपने भाव और विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम लेखन कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जब हम अपने भाव और विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तो वह क्या कहलाता है? लेखन कहलाता है। यानी कि अपने मन के भावों को क्या करते हैं? हम अभिव्यक्ति करते हैं लेखन की मदद से। ठीक है, तो इस तरीके से लेखन की परिभाषा आपको समझ में आ गई कि जब हम अपने भाव और विचारों को अपनी बातों को लेखन के माध्यम से या लिपिबद्ध करके बताते हैं किसी को, तो वह लेखन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, पठन कौशल के 2 बाधक तत्व बताइए। तो इसमें हो जाएगा पढ़ने की कला का अभाव। पठन मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। बच्चे को पढ़ने नहीं आता या उसको पढ़ने की कला के बारे में नहीं पता है और वह पढ़ने में रुचि ही नहीं ले रहा है, यानी कि पठन कौशल, उसको पढ़ना अच्छा ही नहीं लग रहा है। फिर हो सकता है कि वह उसकी मन की एकाग्रता ना हो उस समय। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो, इसलिए वह पढ़ नहीं पा रहा, यानी कि दृष्टि दोष भी हो सकता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है। इसके अलावा चिंतन का भी अभाव हो सकता है बच्चे के अंदर। तो ये सब क्या है? पठन कौशल यानी कि पढ़ने के कौशल में बाधक तत्व हैं। यहाँ पर केवल 2 ही पूछा था, मैंने 4-5 बता दिए आपको। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। दोस्तों उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, जिसको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, जिसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। और तीसरा होता है प्लुत स्वर, जिसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है। तो इस तरीके से इसमें आता है ओम, और ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ और री आते हैं। ठीक है, और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 भाग में बटे होते हैं स्वर उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या, रा, ल और वा। और ये आप लोगों को बिल्कुल याद हो चुका होगा। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? तीनों शा और हा। ये बिल्कुल याद होना चाहिए आप लोगों को। हर साल ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि उपवन को बगिया, वाटिका बाग भी कहते हैं। आग को अग्नि को क्या कहते हैं? हम आग भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। एक ही शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्ध विराम चिन्ह को परिभाषित करिए। तो अर्ध विराम चिन्ह क्या होता है? आपको पता है कि विराम चिन्ह से आधा समय लगता है। इसमें अर्ध मतलब आधा समय। किसी वाक्य में कई स्वतंत्र उप वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सूर्यास्त हुआ, हम घर को लौट गए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर एक बिंदु होता है और एक कॉमा होता है, यही होता है अर्ध विराम चिन्ह। और अल्प विराम केवल कॉमा होता है। पूर्ण विराम ये पूरी एक लाइन होती है खड़ी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की। इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करिए। तो रविंद्रनाथ द्वारा शांति निकेतन की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 23 है, मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं? तो मूर्धन्य वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा।
कंठ में का वर्ग, कंठ तालु में चा वर्ग, मूर्धा में टा वर्ग। तो यहाँ पर आप देखिए टा वर्ग पूरा आ जाएगा यहाँ पर मूर्धन्य। इनके उच्चारण में जीभ तालु कठोर तालु को छूती है, या फिर ये कहें कि जीभ तालु को या कठोर तालु को छूती है, जैसे कि ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़ और ढ। इसके अलावा री का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। और इस सा का भी, षटकोण वाले सा का भी मूर्धन्य ही होता है या मूर्धा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसके अलावा ए, ऐ, ओ और औ, ये सब क्या होते हैं? ये सब दीर्घ स्वर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, योजक चिन्ह लगाते हुए दो उदाहरण दीजिए। योजक चिन्ह आपको पता है, जय पराजय, लाभ हानि, माता पिता, भाई बहन, दिन रात, इन सब के बीच में किसका प्रयोग हुआ है? योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आगे बढ़, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? दोस्तों देखिए, जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, इन वर्णों के या इन व्यंजनों के उच्चारण में जो हवा होती है वो उच्चारण स्थान को छूकर सीटी की ध्वनि के साथ बाहर निकलती है। तो ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जो हवा होती है वह उच्चारण स्थानों को छूते हुए सीटी की ध्वनि के साथ बाहर निकलती है। तो इसीलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि श, श, सा और हा। आप देखिए एक ही पेपर में, आपके 2019 का ये पेपर है, इसमें आप देखिए ऊष्म व्यंजन के बारे में भी पूछ लिया है और अंतस्थ व्यंजन के बारे में भी पूछ लिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन कितने महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, संख्या 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करिए। यहाँ पर आप देखिए 636 संख्या है, इसमें हमें दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। दोनों के दोनों 6, यहाँ पर आप देखिए 636 है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे 636। तो यहाँ पर देखिए ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। तो इकाई यानी कि 6 गुणे 1 बराबर 6 आ गया। और यहाँ पर आप देखिए ये जो 6 है ये सैकड़े के स्थान पर है, तो 6 गुणे 100, तो ये 600 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर अब इसका अंतर पूछा है, तो 600 में से हम क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 594 आ जाएगा। यही इनका अंतर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, शून्य को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल क्या आता है? शून्य से हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे हमें क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, यानी कि शून्य ही मिलेगा। शून्य में हम कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा कर लें, ये क्या करेगा, उसको 0 ही बना देगा। तो गुणनफल क्या आएगा? 0 ही आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इससे बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितने कितने सेब मिले? तो 48 सेब हैं, 4 बच्चों में क्या किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ नहीं करना है, हमें 48 में 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग देंगे तो ये आएगा 12। तो इस तरीके से 12 सेब हर एक बच्चे को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। इसको क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखें। इसमें देखिए 6, 3, 8, 5, 9, 7 है। तो देखिए इसको अवरोही क्रम यानी कि सबसे बड़ी संख्या को हमें सबसे पहले लिखना है। सबसे बड़ी यहाँ पर देखिए 9 है, फिर उसके बाद देखिए 9 के बाद यहाँ पर क्या है, 8 है, फिर उसके बाद 8 के बाद फिर देखिए आप यहाँ पर 7 है, फिर 6 है यहाँ पर, फिर उसके बाद आप देखिए 5 है और फिर 3 है। तो ये अवरोही क्रम में पूछा है, यहाँ पर हमें क्या करना है, अवरोही क्रम दिखाना है। तो इस तरीके से ये हो गया घटते हुए क्रम में, यानी कि अवरोही का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या रहेगी और धीरे धीरे सबसे पीछे हम जाएंगे। और आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और लास्ट में सबसे बड़ी लिखेंगे। तो आरोही मतलब बढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, और जो अवरोही है इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से अब यहाँ पर लघुत्तरी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो लघुत्तरी क्वेश्चंस में यहाँ पर आप देखिए
जो क्वेश्चन नंबर 31 है आरंभिक भाषा कौशल कौन कौन से हैं। तो आरंभिक स्तर पर भाषा कौशल, जैसे ही आपके दिमाग में भाषा कौशल देखते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना यानी कि श्रवण कौशल। उसके बाद फिर बोलना यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल, बोलने को क्या कहते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। फिर पठन कौशल और फिर लेखन कौशल, ये 4 कौशल आते हैं। तो पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना या सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्वेश्चन नंबर 32 है देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए। तो देवनागरी लिपि दोस्तों, देवनागरी लिपि के जो वर्ण है इनकी लिखावट बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। इसके अलावा देवनागरी लिपि में हम जो वर्ण बोलते हैं वही लिखते हैं, बिल्कुल अलग नहीं होता। जैसे कि जो इंग्लिश होता है उसमें क्या हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी, लेकिन स्पेलिंग किससे बनाते हैं, पी से बनाते हैं। तो इस तरीके से हम देवनागरी लिपि में जो चीजें बोलते हैं वही लिखते भी हैं, यानी कि जो उच्चारण करते हैं वही लिखते भी हैं, यानी कि जो लिखते हैं वही बोलते भी हैं। ठीक है। इसके अलावा देवनागरी लिपि को हम बहुत ही सरलता से सीख भी लेते हैं, इसमें बहुत कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि स्वर और व्यंजन, अगर वर्णों का ज्ञान हो गया तो हम फिर अक्षरों को सीख जाते हैं और फिर उसके बाद वाक्यों को बनाना भी सीख जाते हैं। तो इस तरीके से जो देवनागरी लिपि है यह लिपियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है घोष एवं अघोष ध्वनियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, जो घोष ध्वनियां होती हैं और जो अघोष ध्वनियां होती हैं, दोनों का ही मैंने बहुत ही आसानी से आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से इनको याद भी करवाया है, किस तरीके से जो घोष ध्वनियां होती हैं इनमें कौन आता है। घोष ध्वनियों में आपको पता है कि सभी वर्णों के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण आते हैं। जैसे कि क वर्ग में यहाँ पर ग, घ और अंगा आएंगे। इसी प्रकार से च वर्ग में आपको पता है जा, झ और इया आएंगे। ठीक है। इसी तरीके से जो अघोष वर्ण होते हैं इनमें वर्णों के पहले और दूसरे वर्ण आते हैं, जैसे कि का, ख। च वर्ग में च, छ। तो इस तरीके से ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए जो घोष होते हैं इनमें वर्णों के तीसरे, चौथे, पांचवें अक्षरों के अलावा या, र, ला, व भी आते हैं। और इनमें अघोष में कौन आते हैं, तीनों सा आते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप याद रखिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 34 है शुद्ध उच्चारण अभ्यास हेतु कक्षा शिक्षण में किए जाने वाले प्रयोग बताइए। दोस्तों, बच्चों को अगर हमें शुद्ध अभ्यास कराना है तो सबसे सही तरीका है कि हम बच्चों को एक बार खुद हम लेसन को पढ़ाएं, फिर बच्चों को खुद प्रयास करने का अवसर दें, यानी कि खुद उन्हें पढ़ने का अवसर दें। और जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है उसे बार बार उन वर्णों का उच्चारण करवाएं उन बच्चों से, यानी कि बार बार अभ्यास करा करके भी आप क्या कर सकते हैं, उच्चारण को सही कर सकते हैं। इसके अलावा टेप रिकॉर्डर की मदद से, ठीक है, इसकी मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, बच्चे बार बार उन्हीं वर्णों को सुनेंगे तो बच्चे आसानी से उनका शुद्ध उच्चारण कर लेंगे। ये सब तरीके भी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पर छात्रों की वर्तनी संबंधी त्रुटि निवारण के उपाय बताइए। तो वर्तनी संबंधी यानी कि जो अक्षरों में वो गलती कर देते हैं, यानी कि शुद्ध शुद्ध बोल नहीं पाते हैं या लिख नहीं पाते हैं, उसका क्या कारण होता है। सबसे पहले हमें उन्हें शुद्ध बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। जब वो सही बोलेंगे तभी वो सही लिखेंगे। इसके अलावा और छात्रों को हमें क्या करना होगा, सही शब्द बोलने के लिए प्रेरित भी करना होगा। तो ये भी क्या है, एक उपाय है। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है श्रुत लेख और अनुलेख में क्या अंतर है। तो श्रुत लेख यानी कि सुनकर लिखना, जिसको भी हम इमला के नाम से जानते हैं, बच्चों को इमला बोलते हैं या डिक्टेंशन बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, वर्णों को, अक्षरों को बोलते हैं, शब्दों को बोलते हैं और बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं। और जो अनुलेख होता है इसमें देख देख करके जो चीज ऊपर लिखी हुई है उसी को सेम सेम उतार देना अनुलेख होता है, यानी कि बस देख करके अनुकरण करना शिक्षक का। तो ये अनुलेख हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं, आपको पता है कि जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं, तो विस्मयादि बोधक वाक्यों में क्या होता है, आश्चर्य होता है, हर्ष होता है, शोक होता है, घृणा होती है, ये सब होते हैं। तो इसका हमें एग्जाम्पल बताना है। तो एग्जाम्पल जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से, एक खड़ी लाइन और फिर उसके नीचे एक बिंदु, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया। और इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। अगर कोई एग्जाम्पल हम अच्छे से बनाएं इसमें तो हो जाएगा, अरे यह क्या हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आश्चर्य हो रहा, अरे अरे के आगे क्या लग गया, यहाँ पर ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लग गया। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है संख्या किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सहित बताइए।
तो संख्या किसे कहते हैं? संख्याएं गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में और नामकरण करने के लिए किया जाता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4 आदि प्राकृतिक संख्याएं इनकी सबसे मूलभूत उदाहरण है। यानी कि याद रखिएगा, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम मापने में करते हैं, गिनने में करते हैं, नामकरण करने में करते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्या है? संख्याएं ही तो हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, गणित की संक्रियाओं में शून्य का क्या महत्व है? तो दोस्तों, शून्य एक अंक है जो संख्याओं के निरूपण के लिए प्रयुक्त आज की सभी स्थानीय मान पद्धतियों का अपरिहार्य प्रतीक है। इसके अलावा यह एक संख्या भी है। तो यह दोनों रूपों में क्या होता है? प्रयोग होता है। आप स्थानीय मान निकालते हैं तो आप क्या करते हैं? इस तरीके से लिखा हुआ तो आप 6 गुणे 1 कर दिया आपने, 6 मिल गया। अब ये दहाई के स्थान पर क्या करोगे? आप 4 में 10 का गुणा करोगे, और यहाँ पर ये सैकड़े के स्थान पर इसमें क्या करोगे? 3 में आप 100 का गुणा करोगे। तो ये जो जीरो है इसका बहुत बहुत महत्व। अगर किसी अंक के आगे लग रहा है तो कोई महत्व नहीं, अगर पीछे लग रहा है तो ये इसको एक को एक ही रहने देगा, अगर एक के पीछे लग गया तो एक को 10 बना देगा। तो इस तरीके से शून्य का गणित में बहुत अधिक महत्व है। और शून्य की खोज हमारे देश भारत में ही हुई थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 40 है, 2 अंकों वाली संख्या को 2 अंकों वाली संख्या से किस प्रकार गुणा करते हैं? तो यहाँ पर आप 2 अंकों वाली कोई भी संख्या इस तरीके से लिख लीजिए और उसको आप क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। तो ये 2 अंकों की संख्या हो गई। तो यहाँ पर हम कैसे सबसे पहले गुणा करेंगे? इस इकाई वाली संख्या से 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्रॉस लगाएंगे, फिर 1 का यहाँ पर गुणा करेंगे और फिर क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये 254 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम गुणा करते हैं। ऐसे ही एक गुणा करके आपको एग्जाम में दिखा देना रहेगा, अगर एग्जाम में इस तरीके से एग्जाम्पल सहित पूछता है। तो ये पूरा आपका जो पेपर है 2019 का, ये पूरा पेपर दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये पेपर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आया होगा जो मैंने सॉल्व कराया है। और अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको 8 के 8 विषयों की लिंक मिल जाएगी। आप 8 विषयों की मास्टर क्लास देखिए, 8 विषयों के पवन सीरीज, आन सीरीज के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा सभी विषयों के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं। हर एक विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर लीजिए, अगर वाकई में आप एग्जाम में बहुत बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बताइए। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। और अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे बता सकते हैं। और आपको अगर सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, राजन सीरीज की भी नोट चाहिए, पवन सीरीज की भी पूरी नोट चाहिए, तो उसके लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। ऐप में जा करके आप सभी विषयों के वीडियोस को देखोगे, वहां पर कोई ऐड या कोई प्रचार नहीं आएगा। सभी विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे और सारे के सारे विषयों की पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐप को भी डाउनलोड करेंगे। और यूट्यूब पर आपको 8 के 8 विषयों की मास्टर क्लास मिल जाएगी, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऐप की लिंक भी मिल जाएगी। ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। ऐसे चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आप जरूर शेयर करोगे अपने कॉलेज फ्रेंड्स को। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।